ये देखिए, हम लोग पढ़ाई जो कर रहे थे वो कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, आपका श्वसन। और श्वसन में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक कर लिया था। आज हम लोग 8 नंबर प्रश्न से करेंगे। ठीक है, चल देखिए, 8 नंबर जो प्रश्न है हमें आज यहाँ से पढ़ना है, प्रश्न संख्या 8 से। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक कर लिया है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा कर के पहले पार्ट 1 वीडियो को देख ले, तभी आप लोग पार्ट 2 वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो पहला पार्ट है उसी में से कुछ समझ में आएगा, उसके बाद ही इसमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक सीक्वेंस में है सबको। ठीक है, रुकिए थोड़ी सी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन। प्रश्न संख्या हम लोग 8 नंबर से आज हम लोग चालू करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। और देखिए समझेंगे अगर कि जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब CO2 देखिए, जब CO2 यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं अपने शरीर से तो उसके दौरान हमारे शरीर में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलता है तो उसे ही, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, चल देखिए आगे हमारे पास है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग सांस लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा, और वह ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिल रहा है तो उसे ही कहेंगे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही था हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ मिलेगा तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए इसे आप लोग याद रखेंगे और याद रखना भी है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 10 नंबर की श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। चलिए देखिए, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, लिखेंगे उत्तर कि प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए जो प्रश्वास है और जो उच्छ्वास है, इन दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो उसे ही हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे है 11वां प्रश्न कि सूक्ष्म जीवों एक कोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होता है। सूक्ष्म जीव या फिर जो एक कोशिकीय जीव है उन सभी में श्वसन किस प्रकार से होता है। उत्तर लिखेंगे सूक्ष्म जीवों में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। जैसे विसरण की अगर बात करें तो जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है तो उससे ही हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, और इसी विसरण के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें क्या होता है कि श्वसन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोलते हैं या फिर क्यों कहा जाता है। देखिए उत्तर लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी अम्ल का निर्माण करता है जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर हम सूंघ लेते हैं या फिर ले लेते हैं अपने अंदर तो क्या होगा कि वह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा।
डायरेक्ट जा कर के जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन मिला रहता है उस हीमोग्लोबिन से यह अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या करता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और यह जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जाने से रोक देता है। अब हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो आसानी से ऊपर चले जाएंगे। समझते हैं ना ऊपर मतलब। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न है कह रहा है कि श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। कह रहा है कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है, हमें उसे लिखना है। तो लिखेंगे कि श्वसन, देखिए यह क्रिया सजीवों में होता है। जो श्वसन है वह क्रिया किस में होता है, तो सजीव में होता है। और जो दहन होता है यह क्रिया किस में होता है, तो निर्जीवों में होता है। 2 नंबर है कि यह एक जैविक क्रिया है, और इसमें 2 नंबर है कि यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इसमें 3 नंबर मारेंगे श्वसन जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम होता है। जो श्वसन जीव होते हैं उनका अपना खुद का नियंत्रण प्रक्रम होता है। इसका 3 नंबर है कि यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। ठीक है, और इसमें 5वां है, तो चौथा है कि श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। और इसमें चौथा है कि यह तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि यह जो प्रक्रिया होती है आपकी वह तेजी से होती है, और यह जो प्रक्रिया होती है श्वसन प्रक्रिया वो धीरे धीरे होती है, यानी कि मंद होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, हमें उसे लिखना है। लिखेंगे श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं या फिर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, एवं शरीर की कोशिकाओं से जो CO2 गैस बना है उसको बाहर फिर वायुमंडल में छोड़ देना, इस प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब श्वास किसे कहते हैं वो समझिए। कि प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हमें इसे जानना है। चलिए तो उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला विकसित प्राणी है, अतः साधारणतः विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। ठीक है, कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन का उपयोग स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कोशिकाओं में छोड़ता है। फेफड़ों के चिपकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़ों से पैर तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगभग 3 वर्ष लग जाता। यानी कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो शरीर से यानी फेफड़े से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में लगभग 3 साल का समय लगता। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। ठीक है, ये आपका लास्ट है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। कि मानव फुफ्फुस में अनगिनत कोशिकाएं होती है। यदि इसके सम्मिलित क्षेत्रफल का आकलन करें तो वह लगभग 80 वर्ग मीटर के बराबर होगा। अतः इन कोशिकाओं को ही अभिकल्पित है कि हमारे फुफ्फुस फेफड़ों का क्षेत्रफल अधिकतम होता है।
ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका वाहन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन को हम लोग चैप्टर नंबर 3 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जिन बच्चों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।